हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जिसमें कि हमें एक एरे गिवन है, हमको उसको वेव ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो वेव एरे हमारा क्या है वो देखते हैं। हमारा सैंपल टेस्ट केस क्या है और हम इसका लॉजिक कैसे इंड्यूस करेंगे। ठीक है, तो वेव एरे में क्या है, गिवन अ सॉर्टेड एरे, ठीक है, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सॉर्ट द एरे इनटू अ वेव लाइक एरे एंड रिटर्न इट. In the other words, arrange the element in a sequence such that array of 1 greater than array of 2. Okay. Array of 2 should be less than array of 3. Array of 3 should be less than, sorry, array of 3 should be greater than array of 4 and array of 4 should be less than array of 5. Okay. तो ये हमारा नॉर्मल टेस्ट केस है, ये हमारा इनपुट है, तो हमारा आउटपुट ऐसा आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे 2 और 1 में स्वैपिंग हुई है, तो 2 के जगह पे 1 आ गया है, 1 के जगह पे 2 आ गया। फिर 3 और 4 में हुआ है 2 और इसमें, और इस कंजिक्यूटिवली नहीं हो रहा है, ये एक एक एलिमेंट छोट आगे बढ़ बढ़ के हो रहा है, स्किप कर रहा है। ठीक है, तो आउटपुट क्या है, 2 और 1, 4 और 3 और 5। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट है, मतलब ऑड। ठीक है, एक ऑड है और एक हमारा इवन है। तो आइए इसको अब हम कोड करते हैं कि इस टाइप का हम क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं, इंट ARR। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे, कुछ एलिमेंट्स लेट्स से 1। एक चीज़ है, वेव एरे में हमारा जो एरे का एलिमेंट है ना, वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमको एक वेव एरे नाम का फंक्शन क्रिएट किए, उसमें हम एरे का बेस एड्रेस पास किए। कितना एलिमेंट है इसमें, इंट नॉट इंट, हम इसमें एरे का बेस एड्रेस पास किए, कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट है वो पास किए। ठीक है, आइए अब इसका कोड देखते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, वॉइड है। ये एरे के एलिमेंट्स को बस इन प्लेस कर रहा है, कोई ऑक्सिलरी एरे हमको क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस है वो बिग ऑफ 1 है, विच मीन्स हमें कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस की नीड नहीं है, हमें एक लूप चला के ये काम कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है। तो चलिए इसको देखते हैं हमें करेंगे कैसे। वेव एरे में क्या क्या पास हो रहा है, एक हमारा एरे का नाम, ठीक है, जो कि बेस एड्रेस है, तो उसको हम पॉइंटर में स्टोर किया, और इन 10 मतलब कितने एलिमेंट है हमारे एरे में। अब हमको क्या करना है, एक लूप चलाना है। ठीक है, और बेसिकली हमें स्वैप करना है 2 एलिमेंट्स को। तो हमें एक कंडीशन लगानी है। ठीक है, फॉर लूप लगाए हम, फॉर इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन, कब तक चलाना है ये लूप हमको, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमको 4 तक चलाना है। ठीक है, तो आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू n-2 तक चलाना है। आई प्लस, अगर आई प्लस प्लस करते हैं तो क्या होगा, आई में 1 का इंक्रीमेंट होगा, जो कि हमको करना नहीं है, प्लस इक्वल्स टू 2 करना है। ठीक है, मैं इसका लॉजिक आपको समझाऊंगा, पहले मैं कोड कर लेता हूँ। ठीक है, स्वैप किसको किसको करेंगे, स्वैप फंक्शन कॉल किए, उसमें हम एरे के एलिमेंट का बेस एड्रेस पास किए हैं, मतलब ये कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हम एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, और उसमें हम इस स्वैप में क्या करेंगे, दो एलिमेंट को सिंपली स्वैप कर देंगे, जो हम स्वैपिंग का कोड जानते हैं, दो एलिमेंट को स्वैप करने के लिए हम जो कोड लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। तो एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई और एड्रेस ऑफ एरे ऑफ आई प्लस 1। ठीक है, और ये हो जाने के बाद हम एक प्रिंट एरे नाम का फंक्शन कॉल करते हैं। इसको डिक्लेयर अभी करना बाकी है, बेस एड्रेस पास किए और एन पास किए, कितने एलिमेंट्स। आइए अब हम 2 फंक्शन और लिखेंगे। एक है हमारा प्रिंट एरे, जो कि हमारे एरे के एलिमेंट्स को सिंपली प्रिंट कर देगा। उसमें बेस एड्रेस पास कर रहे हैं, उसको हम पॉइंटर में स्टोर कर लिए, कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट। अब हम एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट
आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन एन आई इस प्लस। और इस लूप में हम क्या करेंगे, सिंपली एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करते जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। परसेंटेज डी एरे ऑफ आई, डेट्स इट, इतना ही हमारा कोड है। और हम स्वैप नाम का फंक्शन को भी कर लेते हैं डिफाइन। एड्रेस है तो हम किस कौन सा एलिमेंट है, एक इंटीजर एलिमेंट है। इंटीजर एलिमेंट को हम किस में स्टोर करते हैं, इंटीजर पॉइंटर में, इसीलिए हम एक इंटीजर पॉइंटर बनाए ए, इंटीजर पॉइंटर बनाए बी। अब एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं इंट सी, ठीक, उसमें आ जाए एस्ट्रिक ऑफ ए, मतलब सी में क्या आ जाए, ए वेरिएबल का जो वैल्यू है, ठीक है। अब हम ए में एडिट कर देते हैं, ए में क्या आ जाए बी, अब एस्ट्रिक बी में आ गया सी, ठीक है। आइए इसको रन करके चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। तो हमारा आउटपुट क्या है, 2 और 1 ठीक है, 4 और 3 ठीक है, 6 और 5 ठीक है। और हमारा आउटपुट क्या था इसमें, 2 1 4 3 5, 2 1 4 3, वेट, उसी टेस्ट केस पे, इस टेस्ट केस के लिए ये काम कोड सही किया है, उस टेस्ट केस के लिए हम चला के देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट सही है। 2 1 4 3 5 बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा टेस्ट केस पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आउटपुट सही है। इसको एलिमेंट्स को डिलीट किए, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, नथिंग बट 5 + 1 दैट इज 6। आइए इसको चेक करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो 4 2 स्वैप हो गया, फिर 7 8 में स्वैपिंग हो गई और 10 और 9 में स्वैपिंग हो गई। तो हमारी आउटपुट क्या है, 4 2 8 7 10 9, और यहाँ पे क्या आई 4 2 8 7 10 9, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा सोचा ही क्यों। अगर इसी चीज़ को हम रिकर्शन से करना चाहते तब कैसे होता, वेव एरे यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। तो हमको पता है रिकर्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है, एक होती है हमारी बेस केस, दूसरी होती है हमारी रिकर्सिव केस, और होती है हमारी कुछ वर्क जो हम करते हैं उस फंक्शन में काम। एक ही काम जब एक से ज़्यादा बार हमको एग्जीक्यूट कराना रहता है ना, सेम पीस ऑफ कोड, तो उसमें हम लूप यूज कर सकते हैं या फिर रिकर्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एरे पास किए, नथिंग बट कितने एलिमेंट्स है वो पास किए। आइए अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। अभी इसको हम कर लेते हैं और ऐसे इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, ये रिकर्सिव कोड को हम करते हैं डिफाइन। वेव एरे यूजिंग रिकर्शन, ए आर क्या है, बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस को हम पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक, कितने एलिमेंट है वो इंट एन में स्टोर है, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, स्टैटिक इंट आई। अब कंडीशन लगाते हैं, अगर आई क्या है, अगर आई छोटा है n-1 के, ठीक, तो उस केस में हम कर देंगे स्वैप एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई और एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई +1, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम आई में इंक्रीमेंट कर देंगे किसका, 2 का, ठीक है, क्योंकि अब हमको थर्ड वाले एलिमेंट को स्वैप करना है। उसके बाद हम इस फंक्शन को सिंपली कॉल कर देंगे, हो गया हमारा रिकर्सिव कोड कंप्लीट। ए एन, ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे जो कि हमारा प्रिंट एरे नाम का फंक्शन है। उसमें एरे का बेस एड्रेस पास किया और कितने एलिमेंट है वो पास किया। ये इसको रन करके चेक करते हैं, कोड तो सही होना चाहिए। लेट्स चेक द आउटपुट। ओके, 6 एलिमेंट से, तो और हमारा आउटपुट क्या था एक बार देख लेते हैं। 4 2 8 7 10 9, ठीक है, 4 2 8 7 10 9 हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 एलिमेंट के लिए चला के देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है, यही रहने देते हैं आउटपुट, ठीक है।
तो क्या आउटपुट आएगा 4289879 42879 तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ना, इसका यूज हमने क्यों किया? स्टैटिक वेरिएबल हम यूज इसलिए किए ताकि इस वेरिएबल का वैल्यू बार बार जितना बार फंक्शन कॉल हो ना, तो इनिशियल वैल्यू जो हम इसमें असाइन किए उससे स्टार्टिंग नहीं हो। जैसे अभी हम इस फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन के अंदर कोई एक लोकल वेरिएबल बनाते ना, लेट्स से इंट बी, तो जितना बार कॉल होता ना वो वेरिएबल उतना बार क्रिएट होता, उतना बार उस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू, अगर लेट्स से हमें वेरिएबल बना दिए समझाने के लिए इंट बी असाइन 90, तो जितना बार ये फंक्शन कॉल होगा ना, बी एक वेरिएबल बनेगा और उसका वैल्यू असाइन होगा 90, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आइए इसको कुछ बड़ा, अब हम क्या करेंगे, इसको जनरलाइज्ड बना लेते हैं। यूजर के डिपेंडेंट, यूजर क्या नंबर देगा उस हिसाब से हमारा ये कोड काम करेगा। ठीक है, तो एक हम वेरिएबल बनाए इंट एन, यूजर को एक मैसेज दिए प्रिंट एफ, यूजर तुम ये बताओ तुमको अपने कितना एलिमेंट स्टोर करना है अपने एरे में, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट you wanted to store in the array। ठीक है, ये मैसेज यूजर देखेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि उसको कितना एलिमेंट को बेसिकली इनपुट करना है, मतलब यूजर से कितना एलिमेंट हमको इनपुट में लेना है। स्कैनर फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले लिए। ठीक है ना, %d एड्रेस ऑफ n। ठीक है, अब हम एक डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन करते हैं ARR नाम का। मेलॉक फंक्शन के हेल्प से हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन करते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, साइज ऑफ हमको इंटीजर चाहिए। ठीक है, कितने इंटीजर चाहिए भाई, जितना यूजर बोलेगा उतना चाहिए और क्या। ऐसे भी तो हम जो कोड लिखते हैं यूजर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ना लिखते हैं। हैश इंक्लूड मेलॉक डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड किए http://lib.h। ठीक है, अब हम ये फंक्शन कॉल हो जाने के बाद इसको हम भाई फ्री करवा देंगे यार, हमें जितना यूज करना था किए, अब उस मेमोरी को वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम एक यूजर को इनपुट मैसेज दे देंगे इंटर एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, इंटर एलिमेंट ऑफ द एरे मतलब यूजर तुम एरे का एलिमेंट को अब इनपुट कर दो, और उसके यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लूप लगाते हैं। ठीक है, फॉर इंट आई असाइन 0 आई शुड बी लेस देन n i प्लस प्लस। इस लूप में हम नथिंग बट स्कैनर फंक्शन के हेल्प से यूजर से चुपचाप इनपुट लेते जाएंगे और अपने डायनामिकली क्रिएटेड एरे में स्टोर कराते जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाने के बाद हम इस फंक्शन को कॉल कर दिए। ठीक है ना, आइए इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एंटर द नंबर यू वांटेड टू स्टोर इन द एरे। अरे भाई हमको 10 नंबर स्टोर करना है एरे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100। आउटपुट क्या आता है 2 1 सही है, 4 3 बिल्कुल सही है, फिर 6 5 है सही है, 8 7 सही है, 100 और 9 बिल्कुल सही हमारा कोड है। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम रन टाइम पे यूजर से इनपुट लिए और ये हमारा कोड पूरा जनरलाइज हो गया। ठीक है ना, तो रिकर्शन में हमेशा याद रखिएगा ये बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस केस क्या है, हमें कुछ काम अपने कंप्यूटर से कराना है। ठीक है, तो हमारे पास एक रिकर्शन टूल है, लेकिन हमको कोई भी काम तब तक ना करवाना है जब तक वो काम होता नहीं है। जैसे ही वो काम हो गया भाई कंप्यूटर अब तू काम करना छोड़ दे, तो रिकर्शन का बेस केस वही है। हमको ये काम करना है, कब तक करना है, तो ये जब तक बेस केस मेरा सेटिस्फाई हो रहा है तब तक हमको वो काम करना है। जैसे ही बेस केस हमारा सेटिस्फाई होना बंद हो गया हम रिकर्शन नहीं करेंगे। हमारा कंप्यूटर कैसे समझेगा कि उसको रुकना है, वो इस कंडीशन को हमेशा चेक करेगा जितना बार फंक्शन कॉल होगा, क्या ये
अनसेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है। जैसे ही अनसेटिस्फाई होगा, इफ और एल्स दोनों स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई एक ही स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होता है। अगर इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा। एल्स में क्या है, रिकर्सन हो ही नहीं रहा है। ये रिकर्सिव जो कॉल हमने लिखा है ये कब कॉल होगी, ये रिकर्शन कॉल हमने किया है ये कब होगा, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ना। इफ ट्रू होगा तब ना हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे। इफ के अंदर क्या लिखे हैं, हाथी घोड़ा कुछ भी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और हम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन को ही देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो को समझने में प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को 5 से 6 बार देख सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात और, रिकर्शन जब भी हम करते हैं ना तो इन टर्म्स ऑफ मेमोरी इटरेटिव कोड से थोड़ा सा स्लो जरूर होता है, ठीक है, बट रिकर्सिव कोड इन टर्म्स ऑफ इटरेटिव कोड ज़्यादा अच्छा प्रेफर माना जाता है, ठीक है। मेमोरी के टर्म्स में अगर हम इसका बेस केस नहीं लिखे ना तो बार बार कॉल होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। और अगर हम इसको इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं किए तो ये हमेशा खुद को कॉल करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा और हमारा स्टैक पूरा बढ़ जाएगा। रिकर्शन को मेमोरी स्टैक में मिलती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।